देखिए वीएफ स्किनर ने जो सिद्धांत दिया अधिगम का, तो इस अधिगम के सिद्धांत में इसका नाम जो है अलग अलग आपको मिलेगा। कभी पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस नाम है वो है क्रियात्मक अनुबंधन का चर्चा सब जगह लगभग मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ऑप्शन में आपको ये नाम सब भी रह सकता है, जैसे यांत्रिक अनुबंधन, ठीक है, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इसी को बोलेंगे, साधनात्मक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है, उत्सर्जित या परिमाणात्मक अनुबंधन, क्योंकि यह जो है परिणाम पर आधारित होता है, रिजल्ट पर आधारित होता है, ठीक है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता यानी कार्य करने की प्रतिबद्धता, कार्य पर जोर दे रहा है, इसलिए इसको कार्यात्मक प्रतिबद्धता अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोला जाता है स्किनर का। और आर टाइप अनुबंधन भी इसी के सिद्धांत को कहा गया है, ठीक है। तो बीएफ स्किनर जो थे, इन्होंने सीधा सीधा जो है विरोध किया था किसके सिद्धांत का? पावलव का। बिल्कुल, पावलव का जो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत था, शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत था, उसका विरोध किया था इन्होंने। इनका ये कहना था, दो तीन बात इसमें थी। इनका कहना ये था, पहली बात ये थी कि कार्य करने के लिए उद्दीपक का होना जरूरी नहीं है, बिना उद्दीपक के भी काम हो सकता है, ये कहना था स्किनर का। लेकिन पावलव महोदय कहे कि नहीं, पहले उद्दीपक होगा तभी अनुक्रिया होगा, बिना उद्दीपक का अनुक्रिया होगा ही नहीं, ये पावलव महोदय का कहना। और इन्होंने कुत्ता पर प्रयोग करके दिखाया था। तो इन्होंने कहा कि कुत्ता जो था, ठीक है, उसमें अनुक्रिया हुआ, मानते हैं कि कुत्ता में अनुक्रिया हुआ, लेकिन कुत्ता की जो वस्तु स्थिति थी, अगर हम उस पर विचार करते हैं तो कुत्ता ने भोजन प्राप्त करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, अर्थात कुत्ता तो निष्क्रिय था। हाँ, कुत्ता तो निष्क्रिय रहा। लेकिन ऐसा थोड़े होता है कि निष्क्रिय आदमी सीखेगा, निष्क्रिय कहीं सीखता है? निष्क्रिय में अधिगम होगा? हाँ, निष्क्रिय नकल कर लेगा, ठीक है। तो स्किनर ने अपना थ्योरी दिया कि नहीं, यदि व्यक्ति को सीखना है तो उसको हाथ पांव चलाना होगा, उसको खुद से करना होगा, सीखने के लिए उसको मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत का कोई नहीं सीख सकता। अर्थात सीखने के लिए उद्दीपक से ज़्यादा जरूरी क्या है? करना, क्रिया, काम को करना, ये ज़्यादा जरूरी है। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मनुष्य जो है, मानव जो है, वो हमेशा जो है घटनाओं के घटित होने का इंतजार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अपने आप भोजन पक जाएगा और मेरे मुंह में आ जाएगा, ऐसा संभव है? हमको यदि खाना खाना, भूख लगी है, तो हमको भोजन को बनाना पड़ेगा, है ना, भोजन लाना पड़ेगा पहले कहीं से, उसके बाद भोजन को तैयार करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, उसके बाद ना खाएंगे कि डायरेक्ट हमको कैसे भोजन आ जाएगा। यानी सदैव हम घटनाओं का इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमें घटनाओं को घटने से पहले उस घटना के लिए तैयारी करनी होगी, ये कहना था किनका? स्किनर का। अब दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा बोला, पहला स्टेटमेंट तो ये था, दूसरा स्टेटमेंट था, कहा कि व्यक्ति वातावरण का मूक गुलाम न हो करके अपनी पहल से वातावरण को अपने अनुकूल बनाता है ना। व्यक्ति जो है वातावरण का मूक गुलाम नहीं है। गुलाम किसको कहते हैं? गुलाम उसको कहते हैं जो दूसरे के अधीन होता है, जो दूसरे के अनुरूप क्या करता है? काम करता है। तो हम जो हैं वो हमारे अपने वातावरण का हम मूक गुलाम नहीं हैं, है ना। और हम जो है पहल करते हैं वातावरण में, यदि हमको अनुकूलित करना है, गर्मी ज़्यादा लग रही है तो हमको फैन चलाना होगा, नहीं, और यदि ठंडा ज़्यादा लग रही है तो हमको कोट पहनना होगा। ये काम कौन करेगा? हमको करना होगा। ये नहीं कि वातावरण खुद अपने आप से जो है अनुकूलित हो जाएगा। अनुकूलन किसको करना होगा? व्यक्ति को करना होगा, मनुष्य को करना होगा, ठीक है। अपने आप कोई अनुकूलन नहीं हो जाता है। तो लिख लीजिएगा कि मनुष्य जो है वह वातावरण का मूक गुलाम न होकर के अपनी पहल से वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, ठीक है, अनुकूल बनाने का प्रयास करता है।
चलिए, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीएफ स्किनर का ये कहना है कि अनुक्रिया के लिए उद्दीपक का होना जरूरी नहीं है उतना जितना कि पुनर्वलन की ज़रूरत है। ठीक है, पुनर्वलन क्या करता है कि कार्य के प्रति, कार्य को संपन्न करने के प्रति आपको प्रेरित करता है। कब तक प्रेरित करता है? जब तक कि वह कार्य संपन्न नहीं हो जाता है तब तक आपको पुनर्वलन प्रेरित करता है। अगर आपको क्वेश्चन रहे कि बीएफ स्किनर ने अधिगम के सिद्धांत में सबसे अधिक बल है ना उद्दीपन के ऊपर दिया है या फिर पुनर्वलन के ऊपर दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्वलन आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में पावलव का रहेगा कि पावलव के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उद्दीपन, है ना। हाँ, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। आपका नाम बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। जैसे ही पूछेगा कि पावलव के अनुसार अधिगम के लिए सबसे अधिक किस पर बल दिया गया है, आंसर होगा हमारा उद्दीपन। अगर यही क्वेश्चन रहेगा, कहेगा स्किनर के अनुसार अधिगम के लिए सबसे अधिक किस पर बल दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा पुनर्वलन। इन्होंने क्या किया था कि एक जो है प्रयोग किया था, है ना, एक प्रयोग किया था जिसमें एक जालीदार नीचे जो है परत बनाया था, इस तरीके से कमरा था, कवर था। इसको स्किनर बॉक्स कहा गया। क्या कहा गया था? स्किनर बॉक्स। यहाँ पर कोई लीवर था इस तरह का, इसको दबाने पर जो है इसमें भोजन गिरता था, है ना, भोजन आ जाता था। ठीक है, ये जो था आपको तस्तरी या प्याली जिसको कहिए, प्याली लिखिए, प्याली, ये प्याली था। ये जो था आपको लीवर या खटका या सिटकिनी, जो कहिए, लीवर कहिए, खटका कहिए, सिटकिनी कहिए, ये था। और यहाँ पर एक रोशनी के लिए जगह भी था, रोशनी का व्यवस्था किया हुआ था। और एक घंटी भी लगा दिया गया था, बेल घंटी। तो आपको वहाँ भी था, पावलव में भी था, और इसमें प्रकाश भी था। हाँ, घंटी बजाया जाता था, प्रकाश की व्यवस्था थी, घंटी लगा हुआ था, लीवर की व्यवस्था थी, और प्याली थी जिसमें भोजन का टुकड़ा जो है, दाना जो है वो आके गिरता था। घंटी, लीवर, प्याली और एक जालीदार जो है फर्श। ये नीचे में जो फर्श था ये कैसा था? जालीदार फर्श था। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें चूहा को दिया गया। अब चूहा क्या है? भूखा था। संजोग से ये चूहा भी सफ़ेद ही था। ये चूहा कैसा था? सफ़ेद ही था। अपने भूख को मिटाने के लिए ये उछल कूद कर रहा था, कभी इसके छड़ को काट रहा था। चूहा का दांत जो होता है ना, वो लगातार जो है बढ़ते रहता है, लगातार बढ़ते रहता है। और वो अगर नहीं कुतरेगा किसी चीज़ को तो बहुत लंबा हो जाएगा उसका दांत, है ना। ये कुतरना जो है इसका नेचर है, चूहा का नेचर है। ये किसी चीज़ को क्या करेगा? कुतर देता है चूहा। ठीक है, तो वो कभी लोहा को काट रहा था, कभी किसी चीज़ को काट रहा था, इस तरह से। एक बार क्या हुआ, संजोग से इसका जो है पैर जो है इस तरह से उसको उद्दीपित किया गया कि यह जो है इसका ध्यान यहाँ पर आए। जैसे बेल है यहाँ पर, तो यहाँ पे घंटी था, तो घंटी बजाया गया, तो इसका ध्यान डायरेक्ट कहाँ आया? घंटी के पास में। अब ये यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने लगा, उछलते कूदते वो यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पे लीवर था, लीवर पे पैर पड़ा, दाना इसमें गिर गया। किसमें? प्याली में। तो जैसे ही दाना गिरा कि बस ये क्या हो गया, ये जो चूहा खा लिया उसको। फिर से जो है दोबारा भी यह प्रयास किया, तो दोबारा में इसको कम समय लगा। और इसके साथ क्या किया गया? पुनर्वलन किया गया। पुनर्वलन क्या किया गया कि घंटी के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से इसको इस जगह पे आने के लिए प्रेरित किया गया कि और सब जगह ये दौड़ रहा था, लेकिन इसको दौड़ना, अलग दौड़ने से, भागने से, उछलने कूदने, परेशान होने से कुछ मिलने वाला नहीं था। इसको मिलने वाला कहाँ से था? यहाँ लीवर से। तो लीवर के पास ही चाहे वो पुनर्वलन के लिए या तो प्रकाश का प्रयोग करे या घंटी का प्रयोग करे, उसको ध्यान को केंद्रित करने के लिए इसी जगह पे व्यवस्था की गई स्किनर बॉक्स में।
और इसको सबसे पहले क्रिया प्रसूत बॉक्स नाम दिया था किसने? स्किनर ने। बाद में चल करके इनके शिष्यों ने इनके सम्मान में इस बॉक्स का नाम बदल करके क्या कर दिया? स्किनर बॉक्स कर दिया। ठीक है, इसका नाम बाद में स्किनर बॉक्स रखा गया था, पुराना नाम इसका जो था वो क्रिया प्रसूत बॉक्स ही था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि स्किनर ने एक चीज़ का निष्कर्ष निकाला कि चूहा में यदि पुनर्वलन किया जाए किसके माध्यम से? घंटी और प्रकाश के माध्यम से, तो इसमें जो है अनुक्रिया करने की जो गति है ना वो ज़्यादा हो जाएगी और कम मेहनत, कम समय में, कम परेशान होने के बावजूद इसको प्याली में भोजन का दाना जो है वो मिल जाएगा, है ना, जो अनाज है उसका दाना इसको मिल जाएगा। और इसका प्रयोग किया बाद में चल करके जो है और भी चीज़ पर प्रयोग किया था, जैसे कि आपको ये प्रयोग किया था, हाँ, कबूतर पे प्रयोग किया था, पिजन बॉक्स में। वह उसका नाम क्या था? पिजन बॉक्स। हाँ, पिजन बॉक्स पे भी किया था। कबूतर रहता है उसका खोला, देखें आप लोग, जहाँ पे कबूतर को पाला जाता है तो एक अलग तरह का जो है उसका बक्सा होता है, उसी को बोलते हैं, बना दें पिजन बॉक्स में। हाँ हाँ हाँ, लकड़ी का होता है, उसमें जो है अपना उस तरह से कबूतर को रहने का, वर्षा से धूप से बचने के लिए व्यवस्था होता है। और उसमें इस तरह का बनावट होता है कि जब भी उसको भूख लगे वो अपना चोंच मार करके उसमें से दाना निकाल सके। तो उसमें क्या है कि उसको पता है कि कहाँ चोंच मारने से दाना हमको मिलने वाली है, तो वहीं पर वो अपना वो काम करती है। जब भी उसको भूख लगती है वो चोंच मारता है, दाना उसको मिल जाती है। तो ये चीज़ दो जगह आपको, पिजन बॉक्स और स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स में चूहा पर प्रयोग और पिजन बॉक्स में कबूतर पर प्रयोग किया। ठीक है, हाँ। और इसमें एक ही चीज़ है, चाहे वो कबूतर हो चाहे वो चूहा हो, वह जब भी उसको अनुक्रिया करना है, अनुक्रिया के माध्यम से ही वह जो है सीख गया, है ना, उसमें अधिगम हो गया, वह फिक्स हो गया कि लीवर कहाँ है और पिजन बॉक्स में वह कौन सा जगह है जहाँ से अन्न का दाना आ रहा है। इस चीज़ को भली भांति समझ गया। कौन समझ गया? चूहा और कबूतर। ठीक है, हाँ, तो यही प्रयोग है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पावलम में और इसमें यही तो अंतर है। यहाँ पे चूहा को भोजन दिख रहा है क्या? लेकिन कुत्ता को भोजन दिख रहा था? बिल्कुल, कुत्ता को भोजन दिख रहा था। लेकिन चाहे ये कबूतर हो चाहे चूहा हो, इसको भोजन दिख नहीं रहा है। तो भोजन कैसे पुनर्वलन का काम करेगा? पुनर्वलन का काम तो वो कर रहा है ना जिसके करने से उसको भोजन मिल रहा है। तो इसको भोजन कैसे मिल रहा है? तो लीवर को दबाने से। जैसे ही लीवर दबेगा भोजन का दाना आएगा, नहीं दबाएगा तो भोजन का दाना आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए पुनर्वलन का काम जो है वो भोजन कर रहा है या लीवर कर रहा है? हाँ, लीवर नहीं, लीवर, हाँ, लीवर नहीं बोलिए, लीवर। ठीक है, या इसको सिटकिनी या खटका जो भी है, लॉक बोलिए, जो कहिए, हाँ, इस तरह का बना हुआ था। अर्थात यहाँ पर एक चीज़ आई है कि जब आप पुनर्वलन करते हैं, आपको तो ये भी बताए थे पुनर्वलन जो है दो प्रकार का होता है, एक आंशिक पुनर्वलन होता है और एक सतत पुनर्वलन होता है। आंशिक पुनर्वलन को कभी कभी विरामी पुनर्वलन भी कहते हैं, जिसमें इंटरवल ज़्यादा होता है। तो चूहा जो कार्य कर रहा है वो सतत पुनर्वलन है या आंशिक पुनर्वलन है? नहीं, आंशिक है, आंशिक है, रुक रुक के कर रहा है। लगातार कर रहा है क्या? अपनी आवश्यकता के अनुसार कर रहा है, हाँ, तब कर रहा है। अर्थात ये सतत पुनर्वलन नहीं है, ये क्या है? आंशिक पुनर्वलन है या विरामी पुनर्वलन है। ठीक है, तो स्किनर कहा है कि अधिगम दृढ़ कब होता है? जब पुनर्वलन की प्रकृति आंशिक होती है, सतत नहीं होती है। ये क्वेश्चन भी सीटेट में आपको पूछ सकता है। इसमें बहुत सारे छात्र गलती करते हैं, वो सतत पुनर्वलन में टिक करेंगे क्योंकि सतत पुनर्वलन लगातार होता है। लेकिन यहाँ पे चूहा के द्वारा जो पुनर्वलन किया जा रहा है उसकी प्रकृति सतत नहीं है, वो आंशिक है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार है। ठीक है,
इसलिए इसको हम विरामी पुनर्वलन या आंशिक पुनर्वलन बोलेंगे। और इसके माध्यम से यदि आप अधिगम कर रहे हो तो उस अधिगम की प्रकृति कैसी होगी? दृढ़ होगी। कैसी होगी? दृढ़ अधिगम हो जाएगी, अस्थाई अधिगम हो जाएगी। देखिए, अधिगम चैप्टर जो है ये एक्चुअली सारे सिद्धांतों को पढ़ना होगा बिल्कुल सही तरीके से। आपको जैसे पावलव मैंने पढ़ाया था, कोई कन्फ्यूज़न है पावलव में? नहीं। थॉर्नडाइक शुरू में सबसे पहले वही पढ़ाया था जिसमें भूखे बिल्ली पर प्रयोग हुआ था। नहीं, हाँ, उसका और इसका दोनों का है, लेकिन पावलव का तो बिल्कुल अलग है। हाँ, उसका अलग। ठीक है। अब देखिए, इसमें मैंने बताया है कि स्किनर जो है आपका, स्किनर ने जो सिद्धांत दिया जिसको हम क्रियात्मक अनुबंधन कहते हैं या यांत्रिक अनुबंधन कहते हैं, तो इसमें जो है महत्वपूर्ण क्या है? अनुक्रिया। क्या महत्वपूर्ण है? स्किनर के अधिगम के सिद्धांत में महत्वपूर्ण क्या है? अनुक्रिया। बिल्कुल, है ना। तो ये अनुक्रिया जो होता है ना, ये अनुक्रिया कहा स्किनर ने कि यह अनुक्रिया जो हम करते हैं यह दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से। वहाँ भी जब पावलव में आप पढ़ रहे थे तो वहाँ भी पढ़े थे, एक अनुक्रिया होता है जिसको हम स्वाभाविक कहते हैं और एक अनुक्रिया होता है जिसको अस्वाभाविक कहते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी बातें वही हैं, सिर्फ इसका नाम क्या है? अलग अलग है। नाम जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे एक का नाम होता है प्रतिवादी अनुक्रिया। ठीक है। एक का नाम जो है अनुक्रिया की प्रकृति जो है वो होती है प्रतिवादी अनुक्रिया, और जो दूसरी अनुक्रिया होती है उसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। क्या बोलेंगे? क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। ठीक है। अब देखिए मौलिक अंतर क्या होता है प्रतिवादी अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में। देखिए, यहाँ पे जो उद्दीपक होता है ना, वो उद्दीपक जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, स्पष्ट होता है। ये जो उद्दीपक होगा, जो उद्दीपक होगा वो उद्दीपक कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा भाई। कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा, स्पष्ट होगा, है ना, दिखेगा, वो सामने से आपको उद्दीपक दिखेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन जो अनुक्रिया होगी, वो अनुक्रिया जो होगी वो ये इसकी प्रकृति जो होगी अनैच्छिक होगी। कैसी होगी? अनैच्छिक होगी। अर्थात इस पर जो जीव है उसकी इच्छा जो है वो काम नहीं करेगी। जब उसकी इच्छा होगी तब उसको भोजन मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। यानी उस पर उसका नियंत्रण नहीं होगा। उस अनुक्रिया पर उस व्यक्ति का या उस जीव का नियंत्रण होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इसलिए तो वो अनैच्छिक है। अनैच्छिक क्रिया वैसे ही क्रिया को कहते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जैसे आँखों के पलकों का झपकना। ठीक है। आँखों के पलकों का झपकना। अब जैसे आप चल रहे हैं, कोई कील आपको चुभ गया पैर में, तो आप पैर को झटका से खींचते हैं। हाथ आपका जल गया तो आप जो है झटका से क्या करते हैं? हाथ को खींच लेते हैं। आपके स्नायु तंत्र को पता चलता है, आप खींच लेते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, या जैसे कहीं कहीं पर सुंदर सुंदर भोज में व्यंजन देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो वो भी तो अनैच्छिक क्रिया ही है ना। मतलब बिना इच्छा का जो है ऐसा प्रकृति आपके अंदर हो जाए, तो जिस पे आपकी इच्छा काम नहीं करे तो वह क्रिया कैसी होगी? अनैच्छिक होगी। ठीक है। हाँ, तो ये इसमें जो होगा, ठीक है, इसमें जो प्रयोज्य होगा, अर्थात इसमें जो प्रयोज्य का मतलब क्या हो गया भाई? जिस पर प्रयोग किया जाए। प्रयोज्य का मतलब क्या हो गया? जिस पर प्रयोग किया जाए उसको प्रयोज्य कहते हैं। तो प्रयोज्य जो है वो ये इसमें जो है निष्क्रिय होगा या सक्रिय होगा? वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा? है ना, निष्क्रिय हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा क्या होगा? क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। इसमें जो उद्दीपक होगा, इसमें जो उद्दीपक होगा, यहाँ पे प्रत्यक्ष है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? अस्पष्ट। अस्पष्ट हो जाएगा ना।
हाँ अस्पष्ट हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा। और ये क्रिया जो होगी वो कैसी होगी? ऐच्छिक हो जाएगी। क्या बोले? हाँ ऐच्छिक और अस्पष्ट, ठीक है, और ऐच्छिक क्रिया हो जाएगी। और इसमें जो प्रयोज्य होगा यानी जिस पर जो प्रयोग किया जाएगा वो कैसा होगा? वो सक्रिय होगा। वो क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। यही होगा ना। इसका एग्जाम्पल भी अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, जैसे आँखों के पलकों का गिरना, भोजन देख कर के मुंह में लार आना, पीन चुभने पर दर्द होना, ये निष्क्रिय का ही है। इसमें अनैच्छिक क्रिया का यह उदाहरण, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? सक्रिय का, जैसे जिसमें आपके ज्ञानेंद्रियां काम करती, हाथ पैर काम करता है, चलना फिरना, खाना, दौड़ना, हंसना, ठीक है, जिसमें आप एक्टिव रहते हैं, हाँ एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है, इच्छा के अनुसार। और इच्छा के अनुसार आप कब करिएगा? जब हाथ पैर को चलाइएगा। किसके अनुसार? अपने अनुसार। जब भूख लगेगा तब काम करिएगा, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही काम करिएगा, है ना, ज़्यादा काम भी नहीं करिएगा। जितना में आपका ज़रूरत का काम चल जाए बस उतना ही काम करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, नहीं, कर्मेंद्रियों से, हाथ से, पैर से, ठीक है, मतलब जो भी आप क्रिया वाले जिसमें ना लगा हुआ है, हंसना, खाना, पीना, रोना, चलना, दौड़ना, घूमना, टहलना, पढ़ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्या हो जाएगी? ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। और इसमें जो प्रयोज्य होगा वो कैसा होगा? सक्रिय होगा। और इसमें लिखने का मतलब ये है कि ये जो होगा ये तो आपको टाइप क्या होगा? इसका टाइप क्या होगा? आर टाइप होगा या एस टाइप होगा? ये जो टाइप होगा ये एस होगा, और इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा? आर होगा। ये जो होता है ना, ये कौन? प्रतिवादी अनुक्रिया। ये प्रतिवादी अनुक्रिया जो होता है ये परिणाम के अपेक्षा कारण पर जो है अधिक बल देती है। परिणाम के अपेक्षा, है ना, कारण महत्वपूर्ण होते हैं, कारण महत्वपूर्ण होते हैं, कारण महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। जबकि इसका उल्टा हो जाएगा आपको क्या? क्रिया प्रसूत में, क्रिया प्रसूत में क्या कहता है कि कारण की अपेक्षा परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, परिणाम महत्वपूर्ण होगा, कारण के अपेक्षा, है ना, इसमें परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं, फल महत्वपूर्ण होते हैं, रिजल्ट महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। हाँ, ये प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग होता है। ये जो होता है ये प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग होता है ना। प्रोडक्ट की महत्व इसमें ज़्यादा होती है, किसमें? क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परिणाम का महत्व कम है या ज़्यादा है? यहाँ पे परिणाम का महत्व कम है। यहाँ क्या लिखा? परिणाम के अपेक्षा कारण महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ कारण का महत्व ज़्यादा है और परिणाम का महत्व कम है। लेकिन यहाँ क्या है? कारण के अपेक्षा परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? परिणाम, ठीक है। रिजल्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उत्पादन ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है अनुक्रिया के सेंस में आपको दो विचारधाराएं हैं, दो बातें हैं, दो प्रकार की होंगी। स्किनर ने इसको डिफाइन करके बताया है कि किस स्थिति को हम प्रतिवादी अनुक्रिया कहेंगे और किस स्थिति को हम क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहेंगे। किसी भी तरीके से यदि आपको क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, चाहे आपको क्रिया के आधार पर पूछेगा तो ऐच्छिक अनैच्छिक, प्रयोज्य के आधार पर पूछेगा तो निष्क्रिय सक्रिय, ठीक है, उद्दीपक के आधार पर पूछेगा तो प्रत्यक्ष स्पष्ट और अप्रत्यक्ष अस्पष्ट, ठीक है। यदि आपको इसके कंक्लूजन या निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न पूछेगा तो कारण और परिणाम, कारण और परिणाम, ठीक है। अगर इसके पूरे थ्योरी के आधार पर पूछेगा तो टाइप एस और टाइप आर, ठीक है। तो 1 2 3 4
5, 6 प्रश्न जो है सिर्फ अनुक्रिया से आपका तैयार होता है स्किनर का। इस चीज़ को समझ गए बढ़िया से? लिख भी लीजिएगा, लिख लिए ना, 2 तरफ अलग अलग। ये एस और ये आर। एस का मतलब होता है स्टिमुलस और आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स, है ना। आर का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्स। हाँ, ये एस का मतलब उद्दीपक बेस्ड और ये हो गया अनुक्रिया बेस्ड। नहीं, अनुक्रिया बेस्ड यानी रेस्पॉन्स बेस्ड तरीका। इसमें सब ध्यान भोजने पर है। अब जीव क्या है? शिथिल है। जीव शिथिल है, कुछ कर ही नहीं रहा है। कुत्ता बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा है भोजन को, ठीक है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, उसके लिए चल फिर रहा नहीं रहा है, एकदम निष्क्रिय बना हुआ है। हाँ, वो कौन सा कहावत है एक, आ मेरे मुंह में आ, कौन कहता है? हाँ, आ मेरे मुंह में आ जा। नहीं, ऐसे चुपचाप खड़ा है। अरे भाई, आम आ जा मेरे मुंह में गिर जा, ऐसे थोड़े होता है। आपको तो जाना पड़ेगा, आम को तोड़ना पड़ेगा, फिर उसको धोना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तब ना खाइएगा। आप ऐसे करके कह रहे हैं आम मेरे मुंह में आ जा, गिर जा। बताइए, ये तो पावलोव के सिद्धांत पे आप चल रहे हैं। आपको चलना है स्किनर के सिद्धांत पे। आपको यदि आम खाना है तो आप आम के पेड़ पर जाइए, उसको तोड़िए, धोइए, काटिए, तब खाइए और खिलाइए। नहीं, यही ना होगा? हाँ, उद्दीपक। उद्दीपक जो आपको कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। आप क्लास नहीं किए थे 2 दिन, इसलिए परेशानी हो रही है, समझ रहे ना। आप जो है शाम वाला बैच में आइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। हैं? यूट्यूब पर तो वीडियो हम दे ही देते हैं, लेकिन सारा वीडियो नहीं ना अपलोड हो पाता है। हाँ, सारा नहीं हो पाता है, बहुत उसमें परेशानी। ठीक है, ओके। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हम लाइव भी पूरा करवा दें जितना है। बहुत लोगों का छूट जाता है, इसलिए इसको मिटा दें। हो गया ना? लिख दिए ना? ठीक। कभी कभी हो सकता है कि पावलोव के समान इसमें भी प्रश्न आपको पूछ दे, ठीक है। तो इसमें जो आपको CS होगा, CS का मतलब क्या होगा? CS का मतलब क्या होगा? अनुबंधित उद्दीपक। इसका क्या मतलब होगा? अनुबंधित उद्दीपक। CS का मतलब होगा अनुबंधित उद्दीपक। का काम कौन कर रहा है भाई? ठीक है, तो इसका काम कर रहा है प्याली। क्या कर रहा है? प्याली, या इसी को आप तस्तरी भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको तस्तरी या प्लेट जिसमें भोजन आता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूछेगा कि इसमें CR का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? अनुबंधित अनुक्रिया, ठीक है। तो अनुबंधित अनुक्रिया का काम कौन कर रहा है स्किनर के थ्योरी में? ठीक है, लीवर दबाना या लीवर सिटकिनी जो कहिए, ये जो, हाँ, कंडीशनल स्टिमुलस। अच्छा, देख लेते हैं। और इसके बाद जो है आपको UCS का काम क्या है? UCS, इसका क्या नाम हो गया? UCS को क्या बोलेंगे? हाँ, यहाँ पे ये जो है स्किनर महोदय ने इसका नाम दिया है पुनर्बलन उद्दीपक। हाँ, नामे चेंज है, पुनर्बलन उद्दीपक। अगर यही चीज रहता आपको पावलोव में तो इसका नाम क्या रहता? स्वाभाविक उद्दीपक, UCS का नाम। किसमें? पावलोव में। और यहाँ पे इसका नाम क्या है? पुनर्बलन उद्दीपक। तो इसमें इसका काम क्या है भाई? UCS का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे भोजन या दाना। कबूतर दाने खाता है ना, कबूतर दाना खाता है, और चूहा भी तो गेहूं वगैरह का दाना ही खाता है, ज़्यादातर अनाज का दाना खाता है। भोजन या दाना, है ना। और UCR जो है, UCR पावलोव में किसको बोलते थे? स्वाभाविक अनुक्रिया को। स्वाभाविक अनुक्रिया को। यहाँ पर इसका नाम जो है वही है, थोड़ा सा है, सहज अनुक्रिया। सहज अनुक्रिया या स्वाभाविक अनुक्रिया, वहाँ पे इसको हम लोग बोलते थे, ठीक है। हाँ, तो
हाँ ये चीज़ें जो है नहीं, यहाँ भी लार ही होगा, यहाँ भी लार ही है, ठीक है। सहज अनुक्रिया है, ये स्वाभाविक अनुक्रिया है, नेचुरल है, स्वाभाविक या सहज या नेचुरल कहिए, प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये सबके साथ होती है, इसलिए उसके साथ भी हो रही है। क्या बोले? नहीं समझे? भूख, भूख ना, भूख नहीं। चूहा को भी इसलिए ऐसा किया गया कि भाई स्वाभाविक क्रिया है, भोजन देके सबको ला रहा था। हाँ ये नेचुरल चीजें हैं, चाहे चूहा हो, आदमी हो, बाघ हो, जानवर हो, कुछ भी हो, हाँ लार ही दे दिया है, ठीक है। यही बात है, नेचुरल चीजें हैं, सबके साथ होती है, सहज चीजें होती हैं, सहज चीजें होती हैं, ठीक ना। भोजन तो लार, भोजन के साथ डाइजेशन सिस्टम से ही हमारा ये सलाइवा जुड़ा हुआ है। सलाइवा जो है, जैसे ही आप भोजन मुंह में देते हैं वैसे ही लार ग्रंथि से लार निकलता है, तभी जाके आप उसको निगल पाते हैं। अगर लार नहीं सलाइवा से निकले तो भोजन जो है आपको निगलने में बहुत दिक्कत होगी, भोजन निगलने में दिक्कत होगी। ये सबके साथ होता है, चाहे वो शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी हो, सबके साथ होता है ना। हाँ शिकार करके जो जीव खाते हैं ना, वे उनके सलाइवा से भी लार निकलता है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम का ही पार्ट होता है। समझ गए ये चीज़ें? अब यहाँ पे हो सकता है एक क्वेश्चन आपको क्रम से पूछे कि सबसे पहले जो स्किनर बॉक्स में प्रयोग किया गया, तो उसमें जो चीज़ें होती हैं तो उसमें प्रमुखता के अनुसार यानी क्रिया के अनुसार सबसे पहले क्या होगा और सबसे बाद में क्या होगा। सबसे स्किनर बॉक्स में जो चूहा पे प्रयोग किया गया, इसमें प्रोसेस के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार यदि आपको सजाने के लिए देगा तो उसका क्रम एक निश्चित होगा। वो क्या होगा? तो आपने देखा था कि स्किनर बॉक्स में सबसे ज़्यादा महत्व जो था वो प्याली का था। किसका था? प्याली, क्योंकि ये दाना आके कहाँ गिरता था? प्याली में गिरता था, प्याली को ही देखता था वो चूहा, ठीक है। और तो इसलिए इसका महत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अर्थात एक नंबर में जो है हमारा वो आएगा, क्या आएगा? प्याली या तस्तरी, जिसको आप कहते हैं प्याली कहते हैं, इसको कभी कभी तस्तरी भी कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण था स्किनर बॉक्स में जो प्रयोग हुआ वो था लीवर दबाना। क्या था? लीवर दबाना। लीवर दबाना ये दूसरी क्रिया थी जो सबसे ज़्यादा इस प्रयोग में महत्वपूर्ण थी। तीसरा जो स्टेज था वो था लीवर दबाने के बाद भोजन को तस्तरी में आके गिरना, यही ना, अर्थात भोजन। तीसरा क्या था? भोजन। ये 3 नंबर पे देखिए चला गया, जबकि पावलम में ये 1 नंबर पे था। पावलम में भोजन कहाँ था? सबसे शुरू में, लेकिन स्किनर में भोजन चला गया 3 नंबर में, ठीक है। और 4 नंबर में जो सबसे लास्ट में, अर्थात दाना को क्या किया वो चूहा? निगल लिया, मतलब उसको देख करके वहाँ पे लार 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 है ना, लार टपकने या लार में मिलाना भोजन को, भोजन के बाद लार। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले जो स्किनर बॉक्स में जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन किया गया चूहा के द्वारा, क्वेश्चन हाँ ऐसे रहेगा, इसको उल्टा पुल्टा करेगा। भोजन को यहाँ लिखेगा, प्याली को यहाँ लिखेगा, लार को यहाँ लिखेगा, लीवर को यहाँ लिखेगा, उल्टा पुल्टा करेगा। हाँ सर, या नहीं, इसको अरेंज करने के लिए स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अनुसार अनुबंधन का क्रम है, ये अनुबंधन का क्रम है। किसमें? स्किनर बॉक्स में, ठीक है, चूहा के द्वारा, ठीक है। तो इस क्रम को आप जरूर लिख लीजिए, है ना, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी बना रहेगा और ये भी रहेगा, ठीक है ना। हाँ हाँ राइट यही होगा, ये जो आपको है यही आएगा। तो आप तो देख ही रहे हैं, शुरू में भी आपने अंतर को भी जब पढ़ा था तो उस समय भी आप देखे थे कि यहाँ पे भोजन को प्रमुखता दिया गया था। किसके अनुसार? पावलव के अनुसार, है ना। और अनुक्रिया को महत्व दिया गया किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार, ठीक है। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और है, वो उसमें हम बताए थे, इस तरीके से बताए थे, 3 स्टेप बताए थे ना, आप नहीं क्लास किए थे उसका, ठीक है।
तो उसमें भोजन सबसे पहले होगा। ठीक है, हाँ सर, अगर इसमें सीरियल बना दीजिए तो यहाँ भोजन पहले आ गया, फिर यहाँ घंटी, भोजन आएगा, भोजन को देख करके ही वो क्या होता है, हाँ उसके बाद जो है पहले स्वाभाविक अनुक्रिया UCR पहले लिखते थे, UC नहीं, वो उद्दीपक वाला ये वाला लिखते थे, ये वाला ना UCS लिखते थे 1 नंबर में, उसके बाद लिखते थे आपको ये आपका जो है 2 नंबर में। ठीक है, और ये आपका जो है ये दोनों में तो लार ही आता था ना, ये दोनों में लार आता था, लेकिन एक में अनुबंधित और एक में अनानुबंधित, तो ये 3 नंबर में चला जाएगा। ठीक है, किस में, पावलव में ये 1 नंबर में आएगा भोजन, नहीं लार लास्टे में होगा, उसमें भी अनुबंधित अनुक्रिया जो है या अनानुबंधित, यहाँ 2 तरह का था ना, भोजन घंटी, हाँ तब लार, ये चीजें। अब लार में 2 तरह का लार होगा, तो पहले कौन होगा, अनुबंधित या अनानुबंधित, पहले CS होगा या CR हैं, पहले CS होगा और लास्ट में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 3 नंबर में लिखिए और इसको 4 नंबर में लिखिए। सबसे लास्ट में होगा अनुबंधित अनुक्रिया, हाँ सबसे लास्ट में होगा अनुबंधित अनुक्रिया, किसके अनुसार, पावलव के अनुसार। ठीक है, ओके। अब इसका जो है शैक्षणिक उपलब्धि या शैक्षणिक प्रयोग जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो हम लोग करते हैं, तो इसका शैक्षणिक उद्देश्य क्या हो सकता है स्किनर का, वो क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, तो शैक्षणिक उद्देश्य को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभिकर्मित अनुदेशन के लिए यह सिद्धांत जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कई प्रकार के ऐसे हम TLM का प्रयोग करते हैं जिसका स्वरूप यंत्रवत होता है, यांत्रिक होता है, मशीनी होता है। ठीक है, तो शिक्षण मशीन का जो आविष्कार किया गया है ना, चाहे वह TLM के माध्यम से जो कोई भी उपकरण हो, तो शिक्षण मशीन के निर्माण में भी हम इसका उपयोग करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो है पुरस्कार पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, परिणाम पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, छात्रों के रिजल्ट पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, तो शैक्षणिक महत्व यही है कि छात्रों का जो स्कैफोल्डिंग आप तैयार करते हैं, अर्थात उसका जो परिणाम आता है, उसका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, उस पर जो है इसका महत्व अधिक होता है। परिणाम, पुरस्कार, क्या बोले बाबू, किसका, स्कैफोल्डिंग का, ओके बता देते हैं, है ना, परिणाम या पुरस्कार पर बल। ठीक है, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो है ये शैक्षणिक उद्देश्य आपको हो सकता है, और इसमें जो है पुनर्बलन जो किया जाएगा वो पहले किया जाएगा या अनुक्रिया पहले किया जाएगा। देखिए इसमें जो है शैक्षणिक उद्देश्य, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे में पहले पुनर्बलन देंगे या बच्चे को पहले अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करेंगे। बिल्कुल एकदम सही है, यानी पुनर्बलन जो आएगा वो अनुक्रिया के बाद आएगा। हाँ, पुनर्बलन अनुक्रिया के बाद होगा। ठीक है, और यदि पुनर्बलन जो है पहले अनुक्रिया हुआ है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, पुनर्बलन, और यदि आपने पुनर्बलन कर दिया, कौन पुनर्बलन करिएगा, सतत की आंशिक, आंशिक, हाँ, अगर आप आंशिक पुनर्बलन कर रहे हैं तो उसका जो अधिगम होगा वो क्या हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में माता पिता तथा अध्यापक के द्वारा वांछित व्यवहार को विकसित किया जा सकता है। छात्रों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों, अर्जित सफलता या वांछनीय व्यवहार के लिए पुनर्बलन में विलंब नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि कोई बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है
है ना, अच्छा कार्य कर रहा है, उसने सफलता अर्जित कर लिया, किसने, बच्चा ने या चूहा ने या कबूतर ने, तो उसको जो आप पुनर्बलन दीजिएगा ना, तो उसको पुनर्बलन देने में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि पावलव ने आधा सेकंड का गैप दिया था, उसने आधा सेकंड का गैप दिया था ना, यहाँ करा नहीं, आपको आधा सेकंड भी गैप नहीं देना है, दोनों एकदम साथ साथ चलेगा। कौन, अनुक्रिया जैसे ही किया तो पुनर्बलन भी उसी समय होना चाहिए। लीवर दबा स्किनर बॉक्स में तो दाना उसी समय हाँ मिल जाना चाहिए, उसमें आधा सेकंड का भी गैप नहीं होना चाहिए, ये अंतर है। ठीक है, आप कोई बच्चा गुड अच्छा काम किया तो उसको पीठ थपथपाइए, वेरी गुड बोलिए, उसका शाबाशी दीजिए, तुरंत दीजिए, देरी उसमें नहीं कीजिए। देरी करिएगा तो फिर उसमें पुनर्बलन में दिक्कत हो जाएगा। आप बच्चे को पहाड़ा सिखा रहे हैं या बर्तनी सिखा रहे हैं या मुहावरा सिखा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में जो ये, चूँकि ये परिणाम बेस्ड होता है, नहीं तुरंत इसका जो है आपको चेक करना होता है कि बच्चे ने कितना अधिगम किया, कितना अधिगम नहीं किया। तो इसीलिए इन चीज़ों को अधिगम कराने में आप क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रयोग कर सकते हैं, उस तरीके से आप अधिगम बच्चों में करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पुनर्बलन मतलब क्या होता है? पुनर्बलन है ना, एक ऐसी क्रिया विधि है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाता है किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए रीइंफोर्समेंट है। पुनर्बलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट होता क्या है कि कोई भी कार्य को लगातार करते करते आपका शरीर और दिमाग दोनों थक जाता है, शरीर और दिमाग दोनों थक जाता है। तो उस परिस्थिति में फिर से आपको एक्टिव बनाने के लिए जो भी क्रिया की जाती है उसको क्या कहते हैं? पुनर्बलन कहते हैं। जैसे आप कभी कभी पढ़ते पढ़ते जब आप नींद में चले जाते हैं तो आप कॉफ़ी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, ठीक है, कोई मूवी देख लेते हैं, कोई गाना सुन लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं। और बहुत विद्यार्थी तो ऐसा होता है जो लंबा समय तक पढ़ता है ना, उसको अगर नींद आता है ना तो जाके नहा लेता है 4 बाल्टी से। अब नींद कहाँ से काहे से आएगा? नींद कोसों दूर भाग जाएगा। नींद आ रहा है, ऐसे झप रहे हैं पढ़ रहे हैं, है ना। ज़्यादा आपको पुनर्बलन चाहिए ना, आप चाय पी रहे हैं फिर भी झप रहे हैं, सब तब भी नींद आ रही है ना। तो जाइए 4 बाल्टी ठंडा पानी से बढ़िया से नहा लीजिए, एकदम खुश हो जाएगा, है ना। पूरा जो है आपका ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ सब एकदम एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये भी तरीका है पुनर्बलन करने का। कई रूपों में पुनर्बलन जरूरी होता है। आप जैसे गलत दिशा में जा रहे हैं, जैसे चूहा के लिए पुनर्बलन क्यों जरूरी था? क्योंकि एक बार जो है लीवर पर पैर पड़ा तो उसको दाना मिल गया, ठीक है। अब फिर जो है उस चीज़ को वो सीखेगा कब? जब फिर से लीवर दबेगा, फिर दाना मिलेगा, तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार। मतलब ये पुनर्बलन की क्रिया बार बार होना है। अगर एक बार हो करके दूसरी बार दाना नहीं मिलेगा तो पुनर्बलन बंद हो जाएगा, तो फिर अधिगम होगा। इसीलिए कहता है कि पुनर्बलन बार बार होना चाहिए। पुनर्बलन क्या होना चाहिए? बार बार होना चाहिए। एक बार आपको वेरी गुड मिल गया कॉपी में, उसके बाद आपको कभी वेरी गुड मिलेगा ही नहीं, तो फिर आप खूब खुश रहिएगा नहीं, आप अंदर से नहीं ना खुश रहिएगा। हाँ, बच्चे को डेली वेरी गुड लिखिए, क्या लिख जाता है आपको लिखने में? अच्छा से लिख दीजिए उसको, वो डेली खुश होगा, प्रत्येक दिन खुश रहेगा, सबको जाकर कहेगा हमको वेरी गुड मिला है, हमको वेरी गुड मिला है, खुश रहेगा। आपका क्या जाता है? आप लिख दीजिए वेरी गुड, थोड़ा सिखाइए भी, है ना। अच्छा, क्या बोलिए? एस्केप फोल्डिंग, हाँ जरूरी है। बोलिए एस्केप फोल्डिंग क्या होता है? आप बोलिए, बोलिए तो। हाँ हाँ हाँ, दक्ष या परवीन, हाँ, दक्ष परवीन योग्य, अपने से बड़े, कोई शिक्षक, कोई माता पिता, कोई भाई बहन, ठीक है, किसी के सहयोग से, किसी के मदद से, हाँ, जो सीखने में मदद करते हैं, ठीक है, एस्केप फोल्डिंग। अर्थात सीखने में जो मदद करने वाला जो है
उसी के पूरे समूह को क्या बोलेंगे हम? स्कैफोल्डिंग। योग्य व्यक्तियों या प्रवीण व्यक्तियों जिसके माध्यम से आप सीख वो भी आपके लिए स्कैफोल्डिंग। समाज भी स्कैफोल्डिंग हो सकता है, शिक्षक भी स्कैफोल्डिंग में आ सकते हैं, आपके भाई बहन, माता पिता, कोई भी स्कैफोल्डिंग में आ सकता है। वो आपके लिए स्कैफोल्डिंग है वाइगोत्स्की के अनुसार। चलिए लास्ट लिख लीजिएगा। स्किनर का जो शैक्षणिक स्किनर के सिद्धांत का जो शैक्षणिक उपयोग है उसमें सबसे लास्ट पॉइंट है, इसमें आपको ये परिणाम बेस्ड होता है। इसमें लिखिएगा कि इस सिद्धांत के द्वारा किए गए कार्य के परिणाम की जानकारी छात्रों को यथाशीघ्र करा देना चाहिए, चाहे वो सफल हो या असफल। ये कह रहा है स्किनर कि, है ना, कि छात्रों का जो अधिगम किया है या जो पुनर्वलन किया है या जो कुछ सीखा है ना, तो वो उसमें कितना अच्छा किया और कितना खराब किया, इसकी जानकारी आप बच्चे को तुरंत दीजिए। हाँ, उसको रिजल्ट तुरंत दीजिए, परिणाम तुरंत दीजिए, चाहे वो फेल करे या फिर पास करे, इससे मतलब नहीं है। उसको उसके अधिगम के बारे में कितना वह सीखा है इसकी जानकारी आपको बच्चे को तुरंत देना है, उसमें देरी नहीं करना है ना, विलम्ब नहीं करना, तुरंत। हाँ, ताकि उसकी क्या हो, फीडबैक उसको मिल जाए, ताकि उसको क्या हो जाए, हाँ, उसका फीडबैक जो है उसको मिल जाए, प्रतिपुष्टि उसकी हो जाए। किसकी प्रतिपुष्टि? अधिगम की प्रतिपुष्टि हो जाए, है ना, कि आखिर जो है उसमें और सुधार की गुंजाइश है क्या, या फिर जितना ज़रूरत है उतना हो गया। ठीक ना? हाँ, तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा अधिगम के सिद्धांत के क्रम में, है ना, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, जिसको अलग अलग नाम दिया गया था, क्रियात्मक अनुबंधन, यांत्रिक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन, है नैमित्तिक अनुबंधन, उत्सर्जित परिमाणात्मक अनुबंधन। ठीक है, परिणात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मात्रा पे भी निर्भर करती है। ठीक है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता अनुबंधन, इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और आर टाइप अनुबंधन, इतने सारे नाम के रूप में हम लोग अधिगम स्किनर के सिद्धांत को जानते हैं। हाँ, क्रियात्मक का इंग्लिश होता है ऑपरेंट अनुबंधन। ठीक है, बोलिए ना, क्या क्वेश्चन है? क्या बोले? सूचना प्रसंस्करण मॉड्यूल, ये आईसीटी का प्रश्न है। हाँ, ये आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है, ये आईसीटी में जो मॉड्यूल तैयार किया जाता है ना, आईसीटी में जो मॉड्यूल तैयार करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसी का एक टाइप है। ठीक है, और उपकरण एक तरह से। सुनिए ना, कल क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखिए, इसमें पढ़ना है अब, जैसे आपको एक तो पुनर्वलन का सिद्धांत हल वाला होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि आपको हल का आएगा, और आपका क्या बोले, सूझ का सिद्धांत, हाँ, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्टवाद। तो कौन सा शुरू करें? गेस्टाल्टवाद। ठीक है, ओके, ठीक है, सूझ का सिद्धांत जो है कल आप लोग पढ़ के आइएगा, घर से पढ़ के आइएगा तो समझ में ज़्यादा आएगी आपको। गेस्टाल्टवाद, हाँ, घर से पढ़ के आइएगा ना तो समझ में आपको ज़्यादा आएगी। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हैं, क्या होता है। ठीक है, कोहलर का, हाँ, कोहलर वाला, वो पढ़ के आएंगे सब लोग घर से, तब हम आप पढ़ाएंगे यहाँ पे। ओके, थैंक यू, आज रहने दे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।